इस कहानी की शुरुआत एक बहुत ही अलग घटना से होती है। जब तेमुजिन का जन्म हुआ, तब उसके हाथ में खून का एक थक्का था। मंगोल समाज में इसे एक संकेत माना जाता था, जैसे कि यह बच्चा आगे चलकर कुछ बड़ा और असाधारण करेगा। यही तेमुजिन आगे चलकर चंगेज खान बना, लेकिन उस समय वह सिर्फ एक साधारण बच्चा था। तेमुजिन का जन्म किसी सुरक्षित जगह पर नहीं हुआ था। वह मंगोलिया के खुले और कठोर मैदानों में पैदा हुआ, जहाँ जीवन बहुत कठिन था। वहाँ न कोई पक्का घर था, न सुरक्षा। हर दिन जीना एक चुनौती था। मौसम बहुत सख्त था, खाने की कमी थी और आसपास दुश्मन कबीलों का खतरा हमेशा बना रहता था। उसके पिता येसुगेई एक कबीले के नेता थे, लेकिन उनकी ताकत बहुत ज्यादा नहीं थी। जब तेमुजिन अभी छोटा ही था, तब उसके पिता को जहर देकर मार दिया गया। यह घटना उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ थी। पिता के मरते ही उनका कबीला बिखर गया और तेमुजिन का परिवार बिल्कुल अकेला रह गया। अब उनके पास न कोई सुरक्षा थी और न ही कोई सहारा। तेमुजिन, उसकी माँ और उसके भाई बहन बहुत मुश्किल हालात में जीने लगे। उन्हें खाने के लिए जंगली पौधे ढूंढने पड़ते थे, छोटे जानवरों का शिकार करना पड़ता था। कई बार भूखे रहना भी उनकी मजबूरी थी। हर दिन सिर्फ एक ही लक्ष्य होता था, किसी तरह जिंदा रहना। इन कठिन परिस्थितियों ने तेमुजिन को बहुत कुछ सिखाया। उसने समझा कि दुनिया हमेशा न्यायपूर्ण नहीं होती। यहाँ वही टिकता है जो मजबूत होता है। लेकिन उसने यह भी सीखा कि केवल ताकत ही काफ़ी नहीं है। सही समय पर सही फैसला लेना भी उतना ही ज़रूरी है। उसकी माँ होयलुन इस समय में बहुत मजबूत रहीं। उन्होंने अपने बच्चों को संभाला और उन्हें एकजुट रहने की सीख दी। उन्होंने सिखाया कि परिवार ही सबसे बड़ी ताकत होता है। लेकिन गरीबी और भूख ने कई बार रिश्तों को भी कमज़ोर किया। तेमुजिन ने बहुत छोटी उम्र में यह देख लिया कि मुश्किल हालात में लोग एक दूसरे के खिलाफ भी हो सकते हैं। तेमुजिन का बचपन बहुत अलग था। वह सामान्य बच्चों की तरह नहीं जी पाया। उसकी जिंदगी में हर दिन एक संघर्ष था, लेकिन इसी संघर्ष ने उसे मजबूत बनाया। उसने सीखा कि डरना गलत नहीं है, लेकिन डर को अपने ऊपर हावी होने देना गलत है। उसने यह भी सीखा कि हर किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन सही लोगों पर भरोसा करना जरूरी है। धीरे धीरे उसके अंदर एक अलग सोच बनने लगी। वह समझने लगा कि अगर उसे इस दुनिया में टिकना है, तो उसे अलग तरीके से सोचना होगा। उसके पास ना सेना थी, न कोई बड़ा नाम, लेकिन उसके पास अनुभव था। ऐसा अनुभव जो उसे बाकी लोगों से अलग बना रहा था। तेमुजिन की शुरुआत कितनी कठिन थी। वह किसी राजा के रूप में पैदा नहीं हुआ था। उसने हर चीज़ अपने संघर्ष से हासिल की। ब्लड क्लॉट सिर्फ उसके जन्म की कहानी नहीं है, बल्कि यह दिखाता है कि कैसे मुश्किल हालात एक साधारण इंसान को असाधारण बना सकते हैं। चाइल्डहुड ऑफ फियर, डर से भरा बचपन। तेमुजिन का बचपन सिर्फ गरीबी में नहीं बीता, बल्कि वह लगातार डर के बीच बड़ा हुआ। यह डर सिर्फ दुश्मनों का नहीं था, बल्कि भूख का, अकेलेपन का और हर पल बदलती परिस्थितियों का था। उसके पिता की मृत्यु के बाद उसका परिवार पूरी तरह असुरक्षित हो चुका था। अब कोई कबीला उनका साथ देने वाला नहीं था और खुले मैदानों में उनका हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता था। मंगोलिया के उन विशाल मैदानों में जीवन बहुत कठोर था। यहाँ मौसम कभी भी बदल सकता था, कभी तेज ठंड, कभी भयंकर गर्मी। ऐसे में बिना किसी सुरक्षा के जीना अपने आप में एक संघर्ष था। लेकिन तेमुजिन के लिए सबसे बड़ा संघर्ष था लोगों पर भरोसा करना। उसने बहुत जल्दी यह समझ लिया था
कि इस दुनिया में हर कोई आपका साथ नहीं देता और कई बार अपने ही लोग धोखा दे सकते हैं। एक घटना जो उसके जीवन को गहराई से प्रभावित करती है, वह थी उसके अपने परिवार के भीतर का संघर्ष। खाने की कमी इतनी ज़्यादा थी कि कभी-कभी परिवार के सदस्य भी एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते थे। ऐसे ही एक समय में तेमुजिन ने अपने सौतेले भाई बेख्तर को मार दिया। यह घटना सुनने में कठोर लगती है, लेकिन उस समय यह केवल शक्ति और अस्तित्व की लड़ाई थी। इस घटना ने तेमुजिन को यह सिखाया कि नेतृत्व का मतलब सिर्फ दया नहीं, बल्कि कठिन फैसले लेना भी होता है। लेकिन मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ समय बाद तेमुजिन को एक दुश्मन कबीले ने पकड़ लिया, उसे कैद कर लिया गया और एक गुलाम की तरह रखा गया। उसके गले में लकड़ी का एक बड़ा बंधन डाल दिया गया, जिससे वह भाग न सके। यह समय उसके जीवन का सबसे कमज़ोर दौर था। एक ऐसा दौर जहां वह पूरी तरह दूसरों के नियंत्रण में था। लेकिन यहीं से उसके अंदर एक नई ताकत पैदा हुई। उसने हार मानने के बजाय मौका ढूंढना शुरू किया। एक रात जब पहरे में थोड़ी ढील थी, तेमुजिन ने भागने का फैसला किया। यह फैसला आसान नहीं था, क्योंकि पकड़े जाने पर उसे मौत मिल सकती थी। लेकिन उसने जोखिम उठाया और भाग निकला। उसकी यह भागने की घटना केवल एक शारीरिक आज़ादी नहीं थी, बल्कि मानसिक आज़ादी भी थी। अब उसे खुद पर भरोसा हो गया था कि वह किसी भी परिस्थिति से बाहर निकल सकता है। उसने समझ लिया कि डर हमेशा रहेगा, लेकिन अगर इंसान सही समय पर हिम्मत दिखाए, तो वह उस डर को हरा सकता है। इस पूरे बचपन ने तेमुजिन के अंदर एक अलग सोच पैदा की। उसने यह महसूस किया कि केवल ताकतवर होना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि लोगों को अपने साथ जोड़ना भी ज़रूरी है। लेकिन वह यह भी जानता था कि यह काम आसान नहीं होगा, क्योंकि उसने खुद धोखा और विश्वासघात देखा था। धीरे-धीरे वह समझने लगा कि अगर उसे आगे बढ़ना है, तो उसे एक ऐसा समूह बनाना होगा जो सिर्फ खून के रिश्तों पर नहीं, बल्कि भरोसे और वफादारी पर टिका हो। यही सोच आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी ताकत बनी। चाइल्डहुड ऑफ फियर हमें यह दिखाता है कि तेमुजिन का बचपन सिर्फ कठिन नहीं था, बल्कि उसने उसे अंदर से पूरी तरह बदल दिया। उसने डर को महसूस किया, लेकिन उससे भागा नहीं। उसने उसे समझा और धीरे-धीरे उस पर नियंत्रण पाना सीखा। यही वह समय था जब एक डरा हुआ बच्चा धीरे-धीरे एक ऐसे व्यक्ति में बदल रहा था, जो आगे चलकर लाखों लोगों का नेतृत्व करेगा। उसका बचपन हमें यह सिखाता है कि परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो, अगर इंसान हार ना माने, तो वही परिस्थितियाँ उसकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। रिवलरी ऑफ ब्रदर्स, भाइयों की टकराहट। तेमुजिन अब सिर्फ जीवित रहने की कोशिश करने वाला बच्चा नहीं रहा था। उसके अंदर धीरे-धीरे एक नेता बनने की सोच विकसित हो रही थी। लेकिन इस सफ़र में उसे सबसे बड़ा साथ मिला, एक ऐसे व्यक्ति से जो आगे चलकर उसका सबसे बड़ा दुश्मन भी बना, जमूखा। मंगोल परंपरा में अंधा यानी खून का भाई बनना बहुत गहरा रिश्ता माना जाता था। तेमुजिन और जमूखा ने भी यही रिश्ता बनाया था। इसका मतलब था कि वे सिर्फ दोस्त नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए जान देने वाले साथी थे। शुरू में दोनों के बीच गहरा विश्वास और सम्मान था। वे साथ में रहते, साथ में योजना बनाते और भविष्य के सपने देखते थे। लेकिन समय के साथ उनके सोचने का तरीका अलग होने लगा। जम्मू का एक पारंपरिक मंगोल नेता की तरह सोचता था। उसके लिए समाज में ऊंच नीच का फर्क बहुत महत्वपूर्ण था। वह मानता था कि केवल उच्च कुल में जन्म लेने वाले लोग ही नेतृत्व के योग्य होते हैं। दूसरी तरफ तेमुजिन की सोच
बिल्कुल अलग थी। उसने गरीबी और संघर्ष में जीवन बिताया था, इसलिए वह जानता था कि असली ताकत जन्म से नहीं, बल्कि काबिलियत और वफादारी से आती है। यही सोच दोनों के बीच दूरी का कारण बनने लगी। तेमुजिन ने अपने आसपास ऐसे लोगों को जोड़ना शुरू किया जो समाज के निचले वर्ग से आते थे। गुलाम, गरीब और वे लोग जिन्हें बाकी कबीलों ने ठुकरा दिया था। लेकिन इन लोगों में एक चीज़ समान थी, वे वफादार थे। तेमुजिन ने उन्हें मौका दिया और बदले में उन्हें पूरी निष्ठा मिली। जमुखा को यह तरीका पसंद नहीं आया। उसे लगा कि तेमुजिन पारंपरिक नियमों को तोड़ रहा है। उसके लिए यह केवल विचारों का अंतर नहीं था, बल्कि उसकी अपनी सत्ता के लिए खतरा था। धीरे धीरे यह अंतर एक खुली टकराहट में बदल गया। दोनों के बीच पहली बड़ी लड़ाई हुई, जिसमें जमुखा ने जीत हासिल की। इस जीत के बाद उसने अपने दुश्मनों के साथ बहुत क्रूर व्यवहार किया। उसने कई लोगों को जिंदा उबाल दिया ताकि दूसरों के मन में डर पैदा हो। यह घटना तेमुजिन के लिए एक गहरी सीख थी। उसने समझा कि डर से लोग झुक सकते हैं, लेकिन दिल से कभी साथ नहीं देते। हार के बाद भी तेमुजिन ने हार नहीं मानी। उसने अपनी गलतियों से सीखा और धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ाई। उसने अपने लोगों के साथ बेहतर संबंध बनाए, उन्हें सम्मान दिया और एक ऐसी व्यवस्था बनाई जहां हर व्यक्ति को उसकी काबिलियत के आधार पर जगह मिलती थी। यहाँ से एक नई तरह की नेतृत्व शैली उभरने लगी, जो परंपरा पर नहीं, बल्कि योग्यता और विश्वास पर आधारित थी। कुछ समय बाद तेमुजिन और जमुखा के बीच फिर से संघर्ष हुआ। इस बार तेमुजिन पहले से ज़्यादा तैयार था। उसकी सेना छोटी थी, लेकिन मजबूत और वफादार थी। धीरे धीरे उसने बढ़त बनानी शुरू की। आखिरकार जमुखा हार गया, लेकिन उसकी हार सिर्फ एक व्यक्ति की हार नहीं थी, बल्कि एक पुरानी सोच की हार थी। जब जमुखा को पकड़ा गया, तो उसने तेमुजिन से सम्मानजनक मृत्यु की मांग की। तेमुजिन ने उसकी इच्छा का सम्मान किया। यह दिखाता है कि उनके बीच की पुरानी दोस्ती पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। यह अध्याय हमें सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं बताता, बल्कि दो अलग सोच के टकराव की कहानी है। एक तरफ वो व्यवस्था थी जो जन्म और परंपरा पर आधारित थी, और दूसरी तरफ वो सोच थी जो काबिलियत और वफादारी को महत्व देती थी। तेमुजिन की जीत ने यह साफ कर दिया कि भविष्य उसी का है जो बदलते समय के साथ खुद को बदल सके। राइवलरी ऑफ ब्रदर्स हमें यह सिखाता है कि कभी कभी सबसे बड़े संघर्ष बाहर के दुश्मनों से नहीं, बल्कि अपने ही लोगों से होते हैं। लेकिन यही संघर्ष ये तय करते हैं कि हम कौन बनेंगे। यही वह मोड़ था जहाँ तेमुजिन सिर्फ एक योद्धा नहीं रहा, बल्कि एक अलग तरह का नेता बनकर उभरा। एक ऐसा नेता जो आगे चलकर इतिहास की दिशा बदलने वाला था। ए सिंगुलर विजन, एक अलग सोच। अब तक तेमुजिन ने जीवन के कई कठिन रूप देख लिए थे। गरीबी, डर, धोखा और सत्ता की लड़ाई। लेकिन इन सब अनुभवों ने उसे सिर्फ मजबूत नहीं बनाया, बल्कि उसे बाकी सभी नेताओं से अलग सोचने वाला इंसान बना दिया। जहां दूसरे नेता पुराने नियमों और परंपराओं को पकड़े हुए थे, वहीं तेमुजिन कुछ नया बनाने की दिशा में सोच रहा था। उसके लिए सिर्फ जीतना ही लक्ष्य नहीं था, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था बनाना था जो लंबे समय तक टिक सके। मंगोल समाज उस समय छोटे छोटे कबीलों में बटा हुआ था, जहां हर कबीला अपने लिए लड़ता था। किसी के पास स्थायी एकता नहीं थी। आज जो दोस्त है, वह कल दुश्मन बन सकता था। तेमुजिन ने इस कमजोरी को बहुत ध्यान से समझा। उसने महसूस किया कि
अगर इन सभी कबीलों को एक साथ लाना है, तो पुराने तरीके काम नहीं करेंगे। इसके लिए एक नई सोच और एक मजबूत व्यवस्था की ज़रूरत होगी। यहीं से उसकी एक अलग सोच शुरू होती है। उसने यह तय किया कि वह लोगों को उनके जन्म के आधार पर नहीं, बल्कि उनकी काबिलियत और वफादारी के आधार पर महत्व देगा। यह उस समय के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव था। आमतौर पर नेतृत्व और ऊंचा पद केवल उन्हीं को मिलता था जो बड़े परिवारों में पैदा हुए हों। लेकिन तेमुजिन ने इस नियम को तोड़ दिया। उसने साधारण लोगों को भी मौका दिया और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। धीरे धीरे उसके आसपास ऐसे लोग इकट्ठा होने लगे जो समाज के अलग अलग हिस्सों से आते थे, लेकिन एक चीज़ में समान थे, वे तेमुजिन पर भरोसा करते थे। उसने इन लोगों को सिर्फ सैनिक नहीं बनाया, बल्कि उन्हें एक उद्देश्य दिया। उसने उन्हें यह महसूस कराया कि वे किसी बड़े बदलाव का हिस्सा हैं। इसके साथ ही तेमुजिन ने अपनी सेना को भी एक नए तरीके से संगठित किया। उसने सैनिकों को छोटे छोटे समूहों में बांटा, जहां हर व्यक्ति की जिम्मेदारी तय होती थी। यह व्यवस्था इतनी मजबूत थी कि अगर एक व्यक्ति कमजोर पड़ जाए तो बाकी लोग उसे संभाल लेते थे। इससे उसकी सेना में अनुशासन और एकता दोनों बढ़े। लेकिन तेमुजिन की असली ताकत सिर्फ उसकी सेना नहीं थी, बल्कि उसका सोचने का तरीका था। वह हर चीज को दूर तक देखने की कोशिश करता था। वह केवल आज की जीत के बारे में नहीं सोचता था, बल्कि आने वाले समय की स्थिरता के बारे में भी सोचता था। उसने समझ लिया था कि केवल डर के सहारे शासन लंबे समय तक नहीं चल सकता। इसके लिए लोगों का भरोसा जीतना जरूरी है। इसी सोच के कारण उसने अपने लोगों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करना शुरू किया। उसने नियम बनाए जो सभी के लिए समान थे, चाहे कोई बड़ा हो या छोटा। अगर उसने गलती की तो उसे सजा मिलती थी। इससे लोगों के मन में एक भरोसा पैदा हुआ कि यह व्यवस्था निष्पक्ष है। धीरे धीरे तेमुजिन की पहचान बदलने लगी। अब वह सिर्फ एक योद्धा या कबीले का नेता नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति बन गया था जो एक नए समाज की नींव रख रहा था। उसकी यह सोच ही आगे चलकर मंगोल साम्राज्य की सबसे बड़ी ताकत बनी। यह अध्याय हमें यह समझाता है कि असली नेतृत्व केवल ताकत से नहीं आता, बल्कि सोच से आता है। जो व्यक्ति दूसरों से अलग सोच सकता है और सही समय पर बदलाव ला सकता है, वही इतिहास को बदल सकता है। तेमुजिन की यह एक अलग सोच ही उसे बाकी सभी नेताओं से अलग बनाती है। यही वह मोड़ था जहां से वह केवल परिस्थितियों का शिकार नहीं रहा, बल्कि परिस्थितियों को बदलने वाला बन गया। ए यूनिवर्सल रूलर, एक सार्वभौमिक शासक। अब तक तेमुजिन ने अपने जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा पार कर ली थी, अपने आप को साबित करना। लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। उसे केवल एक कबीले का नेता नहीं बनना था, बल्कि पूरे मंगोल समाज को एक साथ लाना था। यह काम आसान नहीं था, क्योंकि मंगोलिया कई छोटे छोटे कबीलों में बटा हुआ था और हर कबीले की अपनी अलग पहचान, अपनी अलग दुश्मनी और अपने अलग नियम थे। तेमुजिन ने धीरे धीरे अपने विरोधियों को हराना शुरू किया। उसने सिर्फ ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि अपनी रणनीति और समझदारी से भी जीत हासिल की। उसने यह समझ लिया था कि हर लड़ाई सिर्फ तलवार से नहीं जीती जाती। कई बार दिमाग और धैर्य ज़्यादा जरूरी होते हैं। एक एक करके उसने अपने दुश्मनों को हराया और उन्हें अपने साथ जोड़ता गया। सबसे महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उसने अपने पुराने प्रतिद्वंदी जमुका को पूरी तरह हरा दिया। यह केवल एक व्यक्ति की हार नहीं थी, बल्कि उस पुरानी व्यवस्था की हार थी जो जन्म और वंश के आधार पर चलती थी। अब तेमुजिन की सोच जीत चुकी थी, एक ऐसी सोच
जो योग्यता और वफादारी पर आधारित थी। 1206 के आसपास मंगोल कबीलों की एक बड़ी सभा बुलाई गई, जिसे कुरुलताई कहा जाता था। इस सभा में सभी प्रमुख नेताओं ने मिलकर तेमुजिन को एक नया नाम दिया, चंगेज़ खान। इस नाम का अर्थ था सार्वभौमिक शासक या सभी का नेता। यह सिर्फ एक उपाधि नहीं थी, बल्कि यह उस बदलाव का प्रतीक था जो तेमुजिन ने अपने जीवन में और पूरे समाज में लाया था। अब वह सिर्फ एक व्यक्ति नहीं रहा, बल्कि एक विचार बन चुका था। चंगेज़ खान बनने के बाद उसका पहला लक्ष्य था एक मजबूत और स्थायी व्यवस्था बनाना। उसने यासा नाम के नियम बनाए जो पूरे समाज के लिए समान थे। इन नियमों में अनुशासन, ईमानदारी और वफादारी को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया। चोरी, धोखा और विश्वासघात के लिए सख्त सज़ा तय की गई। इससे समाज में एक नई तरह की स्थिरता आई। उसने अपनी सेना को भी और ज़्यादा संगठित किया। अब हर सैनिक सिर्फ लड़ने वाला नहीं था, बल्कि एक बड़े सिस्टम का हिस्सा था। सेना को इस तरह तैयार किया गया कि वह किसी भी समय, किसी भी दिशा में तेजी से हमला कर सके। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत बनी। लेकिन चंगेज़ खान की सबसे खास बात यह थी कि उसने लोगों को सिर्फ डराकर नहीं, बल्कि उन्हें साथ लेकर चलकर नेतृत्व किया। उसने अपने सैनिकों और लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार किया। जो भी काबिल था, उसे आगे बढ़ने का मौका मिला, चाहे उसका जन्म किसी भी परिवार में हुआ हो। धीरे धीरे मंगोल समाज पूरी तरह बदलने लगा। जो लोग पहले एक दूसरे से लड़ते थे, अब एक साथ खड़े थे। जो कबीलों में बटे हुए थे, अब एक ही शक्ति के रूप में उभर रहे थे। यह केवल एक राजनीतिक बदलाव नहीं था, बल्कि एक मानसिक बदलाव भी था। चंगेज खान ने यह साबित कर दिया कि एक मजबूत नेतृत्व केवल ताकत से नहीं, बल्कि सही सोच और सही व्यवस्था से बनता है। उसने एक ऐसा सिस्टम तैयार किया जो उसके बाद भी चलता रहा। यह अध्याय हमें यह समझाता है कि असली सफलता तब मिलती है जब हम सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि एक बड़े उद्देश्य के लिए काम करते हैं। तेमुजिन का चंगेज खान बनना केवल नाम का बदलाव नहीं था, बल्कि यह एक साधारण इंसान के असाधारण बनने की कहानी थी। यही वह पल था जहाँ से इतिहास ने एक नया मोड़ लिया। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द ख्वारिज़्म एम्पायर, ख्वारजम साम्राज्य की विजय। अब तक चंगेज खान ने मंगोल कबीलों को एकजुट कर लिया था और एक मजबूत व्यवस्था भी बना ली थी। लेकिन उसका लक्ष्य सिर्फ मंगोलिया तक सीमित नहीं था। वह अब दुनिया को समझना चाहता था और धीरे धीरे उस पर प्रभाव डालना भी। शुरुआत उसने युद्ध से नहीं, बल्कि व्यापार से की। चंगेज खान जानता था कि व्यापार केवल धन कमाने का तरीका नहीं है, बल्कि यह रिश्ते बनाने का भी एक माध्यम है। उसने ख्वारज़्म साम्राज्य की ओर व्यापारियों का एक बड़ा दल भेजा। यह एक शांति का संदेश था, एक ऐसा प्रयास जिससे दोनों साम्राज्यों के बीच संबंध मजबूत हो सकते थे। लेकिन जो आगे हुआ उसने इतिहास की दिशा बदल दी। ख्वारम के शासक ने उस व्यापारिक दल पर भरोसा नहीं किया। उसने उन्हें जासूस समझा और उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। कई व्यापारियों को मार दिया गया और उनका सामान लूट लिया गया। यह केवल व्यापार का नुकसान नहीं था, बल्कि चंगेज खान के लिए एक बड़ा अपमान था। फिर भी चंगेज खान ने तुरंत युद्ध का रास्ता नहीं चुना। उसने एक और मौका दिया। उसने अपने दूत भेजे ताकि बात शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाई जा सके। लेकिन ख्वारम के शासक ने इस बार और भी बड़ी गलती कर दी। उसने दूतों का अपमान किया और उनमें से कुछ को मार भी दिया। यह उस समय के नियमों के खिलाफ था। दूतों को हमेशा सुरक्षित माना जाता था
अब यह केवल विवाद नहीं रहा था, बल्कि यह एक सीधी चुनौती बन चुका था। यहीं से युद्ध की शुरुआत हुई। चंगेज़ खान ने एक विशाल सेना तैयार की, लेकिन उसकी असली ताकत केवल संख्या में नहीं थी, बल्कि उसकी योजना और गति में थी। उसने अपनी सेना को अलग-अलग हिस्सों में बांटा और एक साथ कई दिशाओं से हमला किया। दुश्मन को समझ ही नहीं आया कि असली हमला कहाँ से हो रहा है। मंगोल सेना बहुत तेज थी। वे घोड़ों पर लंबी दूरी तय कर सकते थे और अचानक हमला करने में माहिर थे। वे केवल लड़ते नहीं थे, बल्कि दुश्मन के मन में डर भी पैदा करते थे। कई बार वे झूठा पीछा हटते और जब दुश्मन उनका पीछा करता, तो अचानक पलटकर हमला कर देते। एक-एक करके ख्वारम के बड़े शहर गिरने लगे। कुछ शहरों ने बिना लड़े ही आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन जो शहर विरोध करते थे, उन्हें पूरी तरह नष्ट कर दिया जाता था। यह केवल जीत हासिल करने के लिए नहीं था, बल्कि यह एक संदेश था। अगर विरोध करोगे, तो अंजाम बहुत कठोर होगा। इस अभियान में चंगेज खान ने केवल ताकत ही नहीं, बल्कि धैर्य और योजना का भी इस्तेमाल किया। उसने दुश्मन को कमज़ोर किया, उसके संसाधनों को तोड़ा और फिर अंतिम वार किया। ख्वारज़म का शासक भागता रहा, लेकिन अंत में वह बच नहीं पाया। यह जीत केवल एक साम्राज्य की हार नहीं थी, बल्कि यह दुनिया के सामने मंगोलों की शक्ति का प्रदर्शन था। अब यह साफ हो चुका था कि चंगेज़ खान केवल एक क्षेत्रीय नेता नहीं है, बल्कि एक ऐसी ताकत है जो पूरे विश्व को प्रभावित कर सकती है। लेकिन इस जीत के पीछे एक सख्त सच्चाई भी थी। जहाँ-जहाँ मंगोल सेना गई, वहाँ बहुत विनाश हुआ। शहर उजड़ गए और हजारों लोग मारे गए। यह इतिहास का एक कठोर पक्ष है, जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। यह अध्याय हमें यह दिखाता है कि कैसे एक छोटी सी घटना एक व्यापारिक दल पर हमला एक बड़े युद्ध में बदल सकती है। यह हमें यह भी सिखाता है कि निर्णयों के परिणाम कितने बड़े हो सकते हैं। चंगेज खान ने इस युद्ध के माध्यम से ये साबित कर दिया कि वह केवल अपने लोगों का नेता नहीं, बल्कि एक ऐसा सेनापति है जो पूरी दुनिया की दिशा बदल सकता है। ऑर्गेनाइजिंग द एम्पायर, साम्राज्य को व्यवस्थित करना। ख्वारिज़म साम्राज्य पर विजय के बाद चंगेज़ खान के सामने सबसे बड़ी चुनौती युद्ध जीतना नहीं, बल्कि उस विशाल क्षेत्र को संभालना था, जो अब उसके नियंत्रण में आ चुका था। जीत हासिल करना एक बात है, लेकिन उसे लंबे समय तक बनाए रखना बिल्कुल अलग चुनौती होती है। चंगेज़ खान ने यह बात बहुत जल्दी समझ ली थी कि अगर व्यवस्था मजबूत नहीं होगी, तो इतना बड़ा साम्राज्य टूटते देर नहीं लगेगी। इसलिए अब उसका ध्यान युद्ध से हटकर प्रशासन और संगठन पर केंद्रित होने लगा। उसने सबसे पहले यह सुनिश्चित किया कि पूरे साम्राज्य में एक समान नियम लागू हो। यासा नाम के कानून को और मजबूत किया गया, ताकि हर व्यक्ति को पता हो कि क्या सही है और क्या गलत। इन नियमों का पालन सभी पर समान रूप से लागू होता था, चाहे वह एक सामान्य सैनिक हो या कोई बड़ा अधिकारी। इससे लोगों के मन में एक भरोसा पैदा हुआ कि यह व्यवस्था न्यायपूर्ण है और हर किसी के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाएगा। इतने बड़े साम्राज्य को संभालने के लिए केवल कानून ही काफी नहीं थे। इसलिए चंगेज खान ने एक तेज और प्रभावी संचार व्यवस्था भी बनाई। उसने याम नाम का एक नेटवर्क तैयार किया, जिसमें जगह-जगह पर घोड़े और दूत तैनात रहते थे। इससे संदेश बहुत तेजी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच सकते थे। इस व्यवस्था की वजह से वह दूर-दराज के क्षेत्रों पर भी नियंत्रण बनाए रख सका और ज़रूरत पड़ने पर तुरंत निर्णय ले सका। चंगेज खान ने केवल प्रशासनिक ढांचे को ही मजबूत नहीं किया, बल्कि उसने लोगों की आस्था और विचारों का भी सम्मान किया। उसने
अपने साम्राज्य में धार्मिक स्वतंत्रता दी, जिससे अलग-अलग धर्मों के लोग बिना डर के अपने विश्वास का पालन कर सकते थे। यह उस समय के लिए बहुत अलग और प्रगतिशील सोच थी, क्योंकि अधिकतर शासक अपने धर्म को ही सर्वोपरि मानते थे। इसके साथ ही उसने व्यापार और यात्राओं को भी सुरक्षित बनाया। उसने यह समझ लिया था कि अगर लोग सुरक्षित महसूस करेंगे, तो व्यापार बढ़ेगा और साम्राज्य समृद्ध होगा। उसने व्यापारियों को विशेष सुरक्षा दी और उनके लिए रास्तों को सुरक्षित बनाया। इससे न केवल आर्थिक स्थिति मजबूत हुई, बल्कि अलग-अलग संस्कृतियों और विचारों का आदान-प्रदान भी बढ़ा। चंगेज खान की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि उसने अपने साम्राज्य को केवल ताकत के बल पर नहीं चलाया, बल्कि एक मजबूत प्रणाली के माध्यम से चलाया। उसने ऐसे अधिकारियों को नियुक्त किया जो ईमानदार और काबिल थे, और उन्हें स्पष्ट जिम्मेदारियां दी। अगर कोई अपने काम में असफल होता था, तो उसे तुरंत हटा दिया जाता था, चाहे उसका पद कितना भी बड़ा क्यों न हो। धीरे-धीरे उसका साम्राज्य केवल एक सैन्य शक्ति नहीं रहा, बल्कि एक व्यवस्थित और स्थिर शासन में बदल गया। लोग अब केवल डर के कारण नहीं, बल्कि व्यवस्था और सुरक्षा के कारण उसके अधीन रहना पसंद करने लगे। यह बदलाव ही उसकी असली सफलता थी। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि असली नेतृत्व केवल जीतने में नहीं, बल्कि उसे संभालने में होता है। चंगेज खान ने यह साबित कर दिया कि अगर सोच स्पष्ट हो और व्यवस्था मजबूत हो, तो कोई भी साम्राज्य लंबे समय तक टिक सकता है। उसने एक ऐसा ढांचा तैयार किया जो उसके बाद भी चलता रहा और जिसने आने वाली पीढ़ियों को प्रभावित किया। यह वही मोड़ था जहां चंगेज खान केवल एक विजेता नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा शासक बन गया जिसने एक विशाल और जटिल साम्राज्य को सफलतापूर्वक संगठित किया। द पावर ऑफ ट्रेड, व्यापार की शक्ति। चंगेज खान ने जब अपने साम्राज्य को स्थिर करना शुरू किया, तब उसने एक बहुत महत्वपूर्ण बात को गहराई से समझा। सिर्फ युद्ध से साम्राज्य बन सकता है, लेकिन उसे मजबूत और समृद्ध बनाने के लिए व्यापार जरूरी है। उसने यह देखा कि जहां पहले डर और असुरक्षा थी, वहीं अब अगर रास्ते सुरक्षित बना दिए जाएं, तो लोग खुद ही जुड़ने लगेंगे। यही सोच उसे एक नए दिशा में ले गई, जहां तलवार की जगह व्यापार ने महत्व लेना शुरू किया। मंगोल साम्राज्य एशिया और यूरोप के बीच फैला हुआ था। यह भौगोलिक स्थिति अपने आप में एक बड़ी ताकत थी। चंगेज खान ने इस अवसर को पहचाना और पुराने व्यापार मार्गों, खासकर सिल्क रूट, को फिर से सुरक्षित और सक्रिय बनाया। पहले इन रास्तों पर लुटेरों और युद्ध का खतरा बना रहता था, लेकिन अब मंगोल नियंत्रण के कारण यहाँ यात्रा करना पहले से ज़्यादा सुरक्षित हो गया। उसने व्यापारियों को केवल अनुमति ही नहीं दी, बल्कि उन्हें विशेष सुरक्षा भी दी। अगर कोई व्यापारी मंगोल साम्राज्य के भीतर यात्रा करता था, तो उसे किसी भी तरह का नुकसान नहीं होने दिया जाता था। इसके लिए सख्त नियम बनाए गए थे। अगर किसी ने व्यापारियों को नुकसान पहुंचाया, तो उसे कड़ी सजा दी जाती थी। इससे व्यापारियों का भरोसा बढ़ा और दूर-दूर से लोग यहाँ आने लगे। धीरे-धीरे यह व्यापार केवल सामान के आदान-प्रदान तक सीमित नहीं रहा। इसके साथ ही विचार, तकनीक और ज्ञान भी एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे। अलग-अलग संस्कृतियाँ एक दूसरे के संपर्क में आई। यह एक ऐसा समय था जब दुनिया के अलग-अलग हिस्से पहले से ज़्यादा जुड़े हुए महसूस करने लगे। चंगेज़ खान ने यह भी समझा कि व्यापार को बढ़ाने के लिए केवल सुरक्षा ही काफ़ी नहीं है, बल्कि एक व्यवस्थित ढांचा भी जरूरी है। उसने व्यापारिक मार्गों पर विश्राम स्थल बनवाए, जहां यात्री और व्यापारी आराम कर सके। यह स्थान केवल आराम के लिए नहीं थे, बल्कि यहाँ से जानकारी और संदेश भी आगे बढ़ाए जाते थे।
उसकी यह नीति बहुत सफल रही। जहाँ पहले युद्ध और विनाश की पहचान थी, वहीं अब समृद्धि और संपर्क बढ़ने लगा। लोग अब मंगोल साम्राज्य को केवल एक सैन्य शक्ति के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे क्षेत्र के रूप में देखने लगे जहां अवसर मौजूद थे। लेकिन इस बदलाव के पीछे एक गहरी रणनीति भी थी। चंगेज खान जानता था कि जब लोग आर्थिक रूप से मजबूत होंगे, तो वे स्थिर रहेंगे और विद्रोह की संभावना कम होगी। व्यापार ने न केवल धन बढ़ाया, बल्कि साम्राज्य को अंदर से मजबूत किया। यह अध्याय हमें यह समझाता है कि असली ताकत केवल जीतने में नहीं, बल्कि जोड़ने में होती है। चंगेज खान ने युद्ध के बाद शांति और समृद्धि का रास्ता चुना, और यही उसकी सबसे बड़ी समझदारी थी। धीरे धीरे उसका साम्राज्य एक ऐसे नेटवर्क में बदल गया जहां दूर दूर के लोग, शहर और संस्कृतियां एक दूसरे से जुड़ने लगे। यह केवल व्यापार का विस्तार नहीं था, बल्कि यह दुनिया को करीब लाने की शुरुआत थी। यह वही समय था जब मंगोल साम्राज्य ने केवल जमीन पर नहीं, बल्कि लोगों के जीवन और सोच पर भी अपना प्रभाव डालना शुरू किया। एक्सपेंशन बियॉन्ड मंगोलिया, मंगोलिया से बाहर विस्तार। अब तक चंगेज खान एक मजबूत साम्राज्य खड़ा कर चुका था, जहां व्यवस्था, सुरक्षा और व्यापार तीनों साथ साथ चल रहे थे। लेकिन उसकी कहानी यहीं रुकने वाली नहीं थी। उसका साम्राज्य अब मंगोलिया की सीमाओं से बाहर फैलने लगा था, और यह विस्तार केवल जमीन जीतने के लिए नहीं था, बल्कि एक बड़े प्रभाव को स्थापित करने के लिए था। मंगोल सेना अब पहले से कहीं ज्यादा संगठित और आत्मविश्वासी थी। उन्होंने अलग अलग दिशाओं में आगे बढ़ना शुरू किया, चीन की ओर, मध्य एशिया की ओर, और आगे जाकर रूस के क्षेत्रों तक। यह विस्तार अचानक नहीं था, बल्कि एक सोच समझकर बनाई गई योजना का हिस्सा था। हर अभियान के पीछे स्पष्ट उद्देश्य होता था, और हर कदम बहुत सावधानी से उठाया जाता था। चंगेज खान की सबसे बड़ी ताकत यह थी कि वह हर क्षेत्र को एक ही तरीके से नहीं संभालता था। उसने यह समझ लिया था कि हर जगह की अपनी संस्कृति, अपनी व्यवस्था और अपने नियम होते हैं। इसलिए उसने कई जगहों पर स्थानीय प्रशासन को बनाए रखा और केवल ऊपर से नियंत्रण स्थापित किया। इससे लोगों को अचानक बदलाव का सामना नहीं करना पड़ा, और वे आसानी से नई व्यवस्था को स्वीकार कर सके। उसकी सेना केवल लड़ाई में ही मजबूत नहीं थी, बल्कि वह तेजी और अनुशासन में भी अद्वितीय थी। वे लंबी दूरी तय कर सकते थे, कम संसाधनों में काम चला सकते थे, और किसी भी परिस्थिति में खुद को ढाल सकते थे। यही कारण था कि वे लगातार आगे बढ़ते गए और उनके सामने आने वाली ताकतें टिक नहीं पाईं। लेकिन इस विस्तार के साथ एक सख्त सच्चाई भी जुड़ी हुई थी। जहाँ जहाँ मंगोल सेना ने विरोध का सामना किया, वहाँ विनाश भी हुआ। कई शहरों को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया। यह केवल जीत हासिल करने का तरीका नहीं था, बल्कि यह एक संदेश भी था। अगर विरोध करोगे, तो परिणाम बहुत कठोर होंगे। इस नीति ने कई जगहों पर डर पैदा किया, और इसी डर की वजह से कई क्षेत्रों ने बिना लड़े ही आत्मसमर्पण कर दिया। धीरे धीरे मंगोल साम्राज्य दुनिया का सबसे बड़ा लगातार फैला हुआ साम्राज्य बन गया। अलग अलग भाषाएं, संस्कृतियां और समाज अब एक ही शासन के अधीन आ गए थे। यह एक अनोखी स्थिति थी, जहां इतने विविध लोग एक साथ जुड़े हुए थे। लेकिन इस विस्तार का एक सकारात्मक पक्ष भी था। जब इतने बड़े क्षेत्र एक साथ जुड़े, तो उनके बीच संपर्क बढ़ा। लोग, विचार और तकनीक एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे। यह एक ऐसा समय था जब दुनिया पहले से ज़्यादा जुड़ी हुई महसूस करने लगी। चंगेज खान ने यह साबित किया कि विस्तार केवल ताकत से नहीं,
बल्कि समझदारी से भी किया जा सकता है। उसने जहाँ जरूरी था वहाँ कठोरता दिखाई और जहाँ संभव था वहाँ लचीलापन अपनाया। यही संतुलन उसकी सफलता का कारण बना। यह अध्याय हमें यह समझाता है कि असली नेतृत्व केवल जीतने में नहीं, बल्कि अलग-अलग परिस्थितियों में सही निर्णय लेने में होता है। चंगेज़ खान ने अपने साम्राज्य को केवल फैलाया नहीं, बल्कि उसे इस तरह से संभाला कि वह लंबे समय तक टिक सके। यही वह समय था जब मंगोल साम्राज्य केवल एक शक्ति नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा तंत्र बन गया जिसने दुनिया के अलग-अलग हिस्सों को एक साथ जोड़ दिया। द डेथ ऑफ गेंगिस खान, चंगेज़ खान की मृत्यु। जब एक व्यक्ति अपने जीवन में इतना बड़ा प्रभाव छोड़ता है, तो उसकी मृत्यु भी एक साधारण घटना नहीं रहती। चंगेज़ खान के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसने अपने जीवन में एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया था, लेकिन उसकी यात्रा का अंत भी उसी तरह रहस्यमय और प्रभावशाली रहा, जैसा उसका जीवन था। चंगेज़ खान अपनी अंतिम दिनों में भी युद्ध के मैदान से दूर नहीं था। वह एक अभियान पर था जब उसकी मृत्यु हुई। उसकी मौत का सही कारण आज भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि वह बीमारी के कारण मरा, जबकि कुछ मानते हैं कि वह युद्ध के दौरान घायल हुआ था। लेकिन सच्चाई क्या है, यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है। उसकी मृत्यु को तुरंत सार्वजनिक नहीं किया गया। यह निर्णय बहुत सोच समझ कर लिया गया था। उसके सैनिकों और नेताओं को यह समझ थी कि अगर यह खबर तुरंत फैल गई तो साम्राज्य में अस्थिरता आ सकती है। इसलिए उसकी मृत्यु को कुछ समय तक गुप्त रखा गया, ताकि योजनाएं पूरी की जा सकें और व्यवस्था बनी रहे। यह बात अपने आप में बहुत कुछ दिखाती है। यह बताती है कि चंगेज़ खान ने केवल एक साम्राज्य ही नहीं बनाया था, बल्कि एक ऐसी प्रणाली भी बनाई थी जो उसके बिना भी चल सके। उसके जाने के बाद भी उसकी व्यवस्था टूट नहीं गई, बल्कि उसी दिशा में आगे बढ़ती रही। उसने अपने जीवन में ही अपने उत्तराधिकार की योजना बना ली थी। उसने अपने बेटों को अलग-अलग जिम्मेदारियां दी थी, ताकि सत्ता का संतुलन बना रहे। उसकी मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य उसके पुत्रों और उत्तराधिकारियों के बीच बंटा, लेकिन उसकी बनाई हुई व्यवस्था के कारण यह विभाजन तुरंत किसी बड़े संघर्ष में नहीं बदला। चंगेज़ खान की सबसे बड़ी सफलता यही थी कि उसका साम्राज्य उसकी मृत्यु के साथ खत्म नहीं हुआ। अक्सर इतिहास में ऐसा होता है कि किसी शक्तिशाली शासक के जाने के बाद उसकी बनाई हुई व्यवस्था कमजोर पड़ जाती है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। उसका प्रभाव और उसकी नीतियाँ उसके बाद भी जीवित रहीं। उसकी मृत्यु के साथ एक युग का अंत जरूर हुआ, लेकिन उसका प्रभाव खत्म नहीं हुआ। उसके द्वारा बनाए गए नियम, उसकी सोच और उसका तरीका आगे आने वाले शासकों के लिए मार्गदर्शन बन गया। यह अध्याय हमें यह समझाता है कि किसी भी व्यक्ति की असली ताकत केवल उसके जीवन तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह इस बात में होती है कि उसके जाने के बाद भी उसकी बनाई हुई चीजें कितनी देर तक टिकती हैं। चंगेज खान का जीवन हमें यह दिखाता है कि एक व्यक्ति कैसे कठिन परिस्थितियों से उठकर पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकता है, और उसकी मृत्यु हमें यह सिखाती है कि असली विरासत वही होती है जो व्यक्ति के जाने के बाद भी जीवित रहे। यही कारण है कि आज भी इतने वर्षों बाद चंगेज खान का नाम केवल इतिहास का एक हिस्सा नहीं है, बल्कि एक ऐसा प्रभाव है जिसे आज भी महसूस किया जा सकता है। लेगेसी ऑफ द मंगोल्स, मंगोलों की विरासत। चंगेज खान की मृत्यु के बाद कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि एक नए रूप में शुरू होती है। अक्सर हम इतिहास को केवल युद्धों और जीत हार के रूप में देखते हैं,
लेकिन किसी भी साम्राज्य की असली पहचान उसकी विरासत होती है, वह असर जो समय के साथ भी बना रहता है। मंगोल साम्राज्य की विरासत भी कुछ ऐसी ही थी, जिसे समझे बिना हम उसके पूरे प्रभाव को नहीं समझ सकते। चंगेज़ खान और उसके उत्तराधिकारियों ने केवल ज़मीन नहीं जीती, बल्कि उन्होंने दुनिया को जोड़ने का काम किया। उनके समय में एशिया और यूरोप के बीच जो दूरी थी, वह धीरे-धीरे कम होने लगी। पहले जहां अलग-अलग क्षेत्रों के लोग एक दूसरे से लगभग कटे हुए थे, वहीं अब उनके बीच संपर्क बढ़ने लगा। व्यापारी, यात्री और विद्वान एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे और इसके साथ ही ज्ञान, तकनीक और विचार भी फैलने लगे। मंगोलों ने एक ऐसी व्यवस्था बनाई जिसमें यात्रा पहले से ज़्यादा सुरक्षित हो गई थी। इससे सिल्क रूट जैसे व्यापारिक मार्गों पर गतिविधि बढ़ी और अलग-अलग संस्कृतियां एक दूसरे के करीब आई। ये केवल व्यापार का विस्तार नहीं था, बल्कि एक तरह से दुनिया को जोड़ने की प्रक्रिया थी। इसी कारण कई इतिहासकार इस समय को एक प्रारंभिक वैश्वीकरण के रूप में भी देखते हैं। इसके अलावा मंगोलों ने कई ऐसे बदलाव किए जो आज भी आधुनिक दुनिया में देखे जा सकते हैं। उन्होंने संचार के लिए जो प्रणाली बनाई, वह आगे चलकर आधुनिक डाक व्यवस्था जैसी प्रणालियों की प्रेरणा बनी। उन्होंने प्रशासन में योग्यता को महत्व दिया, जिससे यह विचार मजबूत हुआ कि व्यक्ति की पहचान उसके जन्म से नहीं, बल्कि उसके काम से होती है। धार्मिक स्वतंत्रता भी उनकी एक महत्वपूर्ण नीति थी। उनके साम्राज्य में अलग-अलग धर्मों के लोग बिना डर के अपने विश्वास का पालन कर सकते थे। यह उस समय के लिए बहुत अलग सोच थी, क्योंकि अधिकतर शासक अपने धर्म को ही सबसे ऊपर रखते थे। इस नीति ने समाज में संतुलन और शांति बनाए रखने में मदद की। हालांकि मंगोल साम्राज्य की विरासत पूरी तरह सकारात्मक नहीं थी। उनके अभियानों में बहुत विनाश भी हुआ था। कई शहर उजड़ गए और लाखों लोगों की जान गई। इसलिए उनकी कहानी को केवल एक पक्ष से नहीं देखा जा सकता। यह एक ऐसा इतिहास है जिसमें निर्माण और विनाश दोनों साथ-साथ चलते हैं। समय के साथ मंगोल साम्राज्य कई हिस्सों में बँट गया, लेकिन उसकी बनाई हुई व्यवस्थाएं और उसके प्रभाव लंबे समय तक बने रहे। अलग-अलग क्षेत्रों में उसके उत्तराधिकारी अपने-अपने तरीके से शासन करते रहे और उसके द्वारा शुरू किए गए बदलाव आगे बढ़ते रहे। यह अध्याय हमें यह समझाता है कि किसी भी साम्राज्य की असली ताकत उसकी सीमाओं में नहीं, बल्कि उसके प्रभाव में होती है। चंगेज खान और मंगोलों ने जो शुरुआत की थी, उसने दुनिया को एक नए तरीके से सोचने पर मजबूर किया। अंत में मंगोलों की विरासत हमें यह सिखाती है कि इतिहास केवल घटनाओं का संग्रह नहीं है, बल्कि यह उन विचारों और बदलावों की कहानी है जो समय के साथ आगे बढ़ते रहते हैं। चंगेज खान का नाम आज भी इसलिए याद किया जाता है, क्योंकि उसने केवल अपने समय को नहीं, बल्कि आने वाले समय को भी प्रभावित किया।